अब स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लिख भी दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई से। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जानने से पहले ऑस्मोसिस जाना जाए, और ऑस्मोसिस जाने से पहले डिफ्यूजन जाना जाए। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम its higher concentration to its lower concentration is known as diffusion। ठीक। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम a solution with lower concentration to a solution with higher concentration। और कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी है, पूरा लिख देते हैं कंसंट्रेशन। टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपने एसपीएम लगा दिया। एसपीएम का मतलब वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। या मोलरिटी M1 है और इसकी मोलरिटी क्या है? M2 है। अब मान लीजिए कि C1 हायर देन है किससे? C2 से। C1 की कंसंट्रेशन क्या है? मोलरिटी क्या है? ज़्यादा है C2 से, मतलब पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी से ज़्यादा। और ये सॉल्यूशन हमारा ऐसे है। तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ कम है। तो मान लीजिए अगर ये वाटर सॉल्वेंट हो तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, यहाँ वाटर कम होगा। तो ऐसे मूव करेगा कौन? सॉल्वेंट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 ग्लास आपने पानी ले लिया और एक में 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया, दूसरे में 2 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया, और दोनों ग्लास के सॉल्यूशन को एक को इसमें डाल दिया, एक को इसमें डाल दिया। ठीक है। तो अब आपको ये देखना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन आपका 1 चम्मच ग्लूकोज डाला गया है, कौन से में 2 चम्मच ग्लूकोज डाला गया है। तो मान लीजिए इसमें 1 चम्मच ग्लूकोज है, इसमें 2 चम्मच ग्लूकोज है। ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए 1 चम्मच ग्लूकोज 2 चम्मच ग्लूकोज, तो कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन की ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, 2 चम्मच ग्लूकोज वाली की। इसकी कम है। आपको लगेगा सर पानी तो दोनों तरफ बराबर है, आपने बोला था 1 गिलास पानी है। हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए
तो यहाँ 2 चम्मच पर 1 गिलास पानी है और यहाँ पर 1 चम्मच पे 1 गिलास पानी है, मतलब 2 चम्मच पे 2 गिलास पानी है। इसका मतलब यहाँ वाटर ज़्यादा है तो इधर से इधर मूव करेगा। या हायर कंसेंट, एक बात समझ जाइए ना कि भाई लोअर मोलरिटी से हायर मोलरिटी की ओर मूव करना है, बस समझ गए। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल मेम्ब्रेन कैसे पता चलेगा आपको? जैसे अगर आप एग खाते हो, नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं और एग खाते हैं, तो उसकी कैल्शियम कार्बोनेट की कवर निकाल के अंदर एक बहुत पतली सी लेयर आपको मिलेगी, जो क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। या फिर आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है, Cu2 FeCN6 कॉपर फेरोसाइनाइड का आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसे ले लिया आपने, और यहां पे लगा दिया आपने ये लगा दिया आपने SPM। ठीक है, यहां पर आपका यहाँ पे भी आपका सोल्यूशन है और यहाँ पे भी आपका क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। यहाँ पे कंसंट्रेशन C1, यहाँ पे कंसंट्रेशन C2, और C1 हायर देन C2 है। सपोज कर लिया हमने कि C1 हायर देन C2 है, और जब C1 हायर देन C2 है तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसे होगा, ऐसे हो रहा है। सॉल्वेंट का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, सॉल्वेंट यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, आप चाहते हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए, नहीं चाहते तो चाहिए। अगर आपके सर हम क्यों चाहेंगे, किसी के फटे में हम क्यों पैर डालेंगे, हमको क्या ज़रूरत है इस सॉल्यूशन के SPM को रोकने की, मरता है तो मरे। एक तो ये फितरत होती है, दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि इसका क्या रुक जाए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाए। तो इधर से, हाँ इधर से आपने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, उसी प्रेशर को हमने पाई बोला। इधर से आपने कुछ प्रेशर अप्लाई किया, इतना प्रेशर अप्लाई किया कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक गया, जस्ट रुक गया। तो ये प्रेशर नाप लिया कि कितना प्रेशर है, और इसी प्रेशर को क्या बोला गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को नाप लिया गया और बोला गया कि ये प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप बना लीजिएगा इसको, मैं बताता हूँ। पाई क्या है? एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर या केवल आप प्रेशर भी बोल सकते हैं। प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis. Pressure applied to stop the process of osmosis.
pressure applied to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भाई। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, ये होता है I इंटू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू होता है I इंटू सी आर टी। सी क्या है? सी है m और m क्या है? मोलरिटी है। जैसे अभी तक हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो ले रहे थे वो मोलरिटी था, इस बार क्या है? ये मोलरिटी है। तो C क्या है? मोलरिटी है। और R क्या है इसमें? C तो मोलरिटी हो गया। अब जैसे R क्या है, तो R इज इक्वल टू है 0.0821, ठीक है। अब इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिक्विड में कहाँ घुस गया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो भी गैस कांस्टेंट आता है वो गैस कांस्टेंट ना होकर उसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, इसीलिए हम R सिंबल लिख देते हैं। वरना यहाँ पर R गैस कांस्टेंट हम बोले कि भाई R क्या है, तो कोई बोलता है गैस कांस्टेंट, तो गलत है। ये गैस कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट जितनी है, इसलिए हम R लिखकर काम चला लेते हैं। T टेम्परेचर है, I वांट ऑफ फैक्टर है, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये सब पता चल गया। C क्या है? कंसंट्रेशन है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? तो इधर है हमारे पास सॉल्यूशन और इधर है हमारे पास सॉल्वेंट, और ये हमारा है SPM, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? C है, और यहां से सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है। तो ये जब कंडीशन होगी, ये जब कंडीशन होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर मान लो दोनों तरफ सॉल्यूशन हो, दोनों तरफ सॉल्यूशन, ठीक, दोनों तरफ सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? आइए ये देखिए, मिटा देते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपके पास दोनों तरफ सॉल्यूशन है, इधर है C1, इधर है C2। हमको नहीं पता कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, हमने सॉल्यूशन 1 ले लिया, यहाँ सॉल्यूशन 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि C1 ज़्यादा है C2 से, मान लिया कि C1 ज़्यादा है C2 से, या कम है ज़्यादा है मुझे नहीं पता। यहाँ पर इसका I1 है और यहाँ पर I2 है, ठीक है। तो C1 ज़्यादा है, C2 लिखना भी मुश्किल है। यहाँ पर पाई इज इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पाई निकाल रहा है, I1 C1 माइनस I2 C2 RT। टेम्परेचर दिया होगा आपको, ये फॉर्मूला होगा। अब चाहे किसी का आप ग्लूकोज, मैंने बोला था आपको कि ग्लूकोज हो, यूरिया हो और सुक्रोज हो, ये 3 ऐसे हैं जिसका I की वैल्यू 1 लेती है। अब जैसे NaCl है तो I की वैल्यू 2 ले लेनी है जब तक कि मेंशन ना हो। तो I1 C1 I2 C2। अब यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिक्टली नहीं बोला है कि I1 C1 I2 C2, जो बड़ा वैल्यू आ रहा है उसमें से छोटे वाले को आप क्या करिए? माइनस कर दीजिए। बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस करके ये कैलकुलेशन आप करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं इसका, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना भाई।
पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन एट 27 सेल्सियस। 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन एट 27 सेल्सियस। तो हमने लिया पाई इज इक्वल टू CRT, हमको लिखना है CRT। C कितना है, मोलरिटी पाई 0.2, R की वैल्यू 0.0821 और ये कितना हो गया 300। तो ये हमारा आ गया कितना 0.0821 इंटू कितना 60। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर 60R लिखकर छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60R लिख के छोड़ दीजिए। दूसरा है 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन एट 127 सेल्सियस। 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन। तो अब देखो इसका भी सॉल्यूशन देख लो, पाई इज इक्वल टू CRT, C मतलब मोलरिटी कितना है 30, मॉलिक्यूलर मास 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आ गया मोलरिटी M। R की वैल्यू कितनी है 0.0821, या R को R ही रहने देते हैं, R के टर्म में निकाल लेंगे। T की वैल्यू कितनी है 400 केल्विन। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया 2 और ये हो गया 10, तो हो गया 4000 R। हाँ सही है, 2000 आएगा। मन नीचे 2 भी तो है ना भाई, नीचे 2 भी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन के लिए जगह बना ले मतलब। डेसीमोलर K4FeCN6 सॉल्यूशन अल्फा 75%, टेम्परेचर 400 केल्विन। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो पाई इज इक्वल टू क्या होगा ICRT हो जाएगा। अब फॉर्मूला जो होगा वो पाई इज इक्वल टू ICRT होगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बता तो दिया कि पाई इज इक्वल टू I1C1 माइनस I2C2 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके RT, पर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत रेयर पूछता है। जो मैंने आपको नॉर्मली फटाफट ऐसे करके बता दिया कि हाँ भैया ये बहुत नॉर्मल बात है, वो नॉर्मल नहीं है, वो पूछा ही नहीं गया आज तक। अगर देखा जाए तो वो पूछा ही नहीं गया। डिफ़िकल्ट तो ये इतने तक ही लग जा रहा है लोगों को कि यही डिफ़िकल्ट लग रहा है, आगे कहाँ पूछे। तो उसके डेटा को लेकर तो मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, अभी बना के आपको दूंगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास जो लिखा हुआ है वो मैं देता जा रहा हूँ आपको। तो हमारा मोलरिटी दिया हुआ है, R की वैल्यू हमको पता है, टेम्परेचर पता है, लेकिन हमारा मेन है I। पहले I कैलकुलेट कर ले, तब इसमें कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो हमारा K4FeCN6 जब हम तोड़ेंगे तो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस होगा। भाई हम जानते हैं कि 1 प्लस N अल्फा, भाई यही ना होता है 1 प्लस N अल्फा, N माइनस 1 अल्फा। तो अब N माइनस 1 अल्फा अगर हमको करना हो यहाँ पे N माइनस 1 अल्फा, तो ये N कितना 5 है, तो N माइनस 1 4 हो जाएगा। तो 4 अल्फा मतलब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और
3 इंटू 1 कितना, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 आएगी। पर आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा 4 अल्फ़ा अल्फ़ा, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, मतलब 1 प्लस 4 अल्फ़ा। 1 प्लस 4 इंटू 0.75, 0.75 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने यही बोला था कि आई की वैल्यू 4 आएगी। तो पाई इज इक्वल टू 4 इंटू 1/10, आर की वैल्यू आर ही रहने देते हैं, और टेम्परेचर कितना है, 400 है, तो ये कैंसिल हो गया। 160 आ रहा है, 160 आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। टू MCH3 COOH in benzene at 27 सेल्सियस। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए, ये बात याद आनी चाहिए कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जा रहा था तो वो डाइमर बना ले रहा था। क्या बना ले रहा था, डाइमर। तो जो डाइमर, अब यहाँ पर डाइमर का परसेंटेज नहीं दिया है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो वो आप 1 मानेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 2CH3COOH ट्वाइस, मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड से ही बनता है। ये 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया, अल्फा बाई 2, और हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 1/2, भाई यही ना, ये प्लस ही, तो कितना हो गया 1/2, I की वैल्यू हो गई 1/2। तो पाई इज इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू 2, R और T की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया कितना, 300 R सीधे। समझ पाए। तो ध्यान रखिएगा कि बेंजीन में या बेंजीन में, टॉल्यूइन में, इन सब में कार्बोक्सिलिक एसिड डालने का मतलब हो गया कि उसका क्या बनना, डाइमर बनना। समझ गए। एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, दोनों को अलग अलग दोनों को अलग अलग थोड़ा देर रोक दो यार इसको। अब दोनों में क्या है, आई अलग अलग है और कंसंट्रेशन भी अलग अलग। ठीक है, तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे, भाई टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है आपको, NaCl सॉल्यूशन है, Na2SO4 सॉल्यूशन है, तो ये अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करें क्वेश्चन का, क्या है ना, सॉल्यूशन और चैप्टर भी सॉल्यूशन बड़ा तुकबंदी टाइप लग जाता है। तो आई इंटू एम क्या है यहाँ पर, तो 2 इंटू 1.2 कितना है, 2.4 है। ठीक है, यहाँ पर I इंटू एम क्या है, तो I कितना है, 3 है, भाई 3 आयन है और ये 1, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि कंसंट्रेशन जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होगा, मतलब I इंटू एम का प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा। अब जैसे अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, हैं, तो ये हो जाएगा I2C2 माइनस I1C1 RT। I2 हमारा I2C, ये तो हो गया -2.4 R इंटू
300। अभी कितना आ रहा है 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 180 R। भाई 0.6 इंटू अगर 300 किया जाए तो 180 आएगा, 180 R हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और कराते हैं थोड़ा अलग टाइप का आपको, है ना। ये क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो पिछला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन है, दोनों इस टॉपिक का अपना हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इसके ऊपर फिर नहीं जाता है। अगर समझ में आ गया ये तो समझ लीजिए कि आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm। एक सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है, 100 मिलीलीटर है, उसको मिक्स किया गया है दूसरे 300 मिलीलीटर सोल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm है। और ये मिक्सचर होने के बाद आपको ये बताना है कि नए मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हमको नहीं पता इसमें कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेकिन अगर हमको मोलरिटी निकालनी हो तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम की। अच्छा, कहीं पर भी सोल्यूट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आप ये मान के चलेंगे कि उसकी आई की वैल्यू 1 है, मतलब जितना भी जो भी सोल्यूट है आई की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि जब कुछ दिया नहीं है तो आई की वैल्यू 1 मान लेते हैं। और पहले केस में जब हम पाई इज इक्वल टू CRT करेंगे, पाई 1 C1 RT या CRT, चलो पाई कितना है 2 दिया हुआ है, C की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है क्या मोल N1। मोल मतलब मोल पता तो नहीं है लेकिन मोल के बारे में जानकारी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को हम मोलरिटी बोलते हैं। C क्या है? मोलरिटी। वॉल्यूम इन लीटर कितना है? 0.1 है इंटू RT। ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरे केस में जो यहाँ पे N1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.2 अपॉन RT। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दूसरा जो हमारा है पाई इज इक्वल टू CRT, पाई की वैल्यू 4 है, ये N2 हो गया, ये 0.3 हो गया, RT हो गया। तो N2 की वैल्यू कितनी होगी 1.2 RT। ये 0.2 ही है ना? हाँ ठीक है, 0.2 ही RT, ठीक है। M मिक्सचर टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम है। टोटल मोल कितना है N1 प्लस N2 और टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। V1 क्या है 300 लीटर में चेंज कर देंगे और ये 300 इसको भी लीटर में चेंज कर देंगे। N1 क्या है? N1 है 0.2 RT, 0.2 RT और N2 है 1.2 RT, 1.2 RT। और टोटल वॉल्यूम है 0.1 प्लस 0.3, 0.1 प्लस 0.3। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.2 प्लस 1.2 कितना हो गया 1.4 अपॉन 0.4 इंटू RT। ये आ गया M मिक्सचर। C मिक्सचर बोल दीजिए, चाहे कंसंट्रेशन C मिक्सचर हो। अच्छा, पाई मिक्सचर M मिक्सचर RT, ठीक है।
पाई मिक्सचर निकालना है। मिक्सचर कितना, 1.4 अपॉन 0.4। अच्छा, ये अपॉन RT है और ये ऊपर RT है, तो RT से RT कैंसिल हो गया। ठीक है, आया क्या, 1.4 अपॉन 4। तो 1.4 अपॉन 4 को हम बोल सकते हैं 14 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 3.5 ATM। ये हमारी वैल्यू है, समझ गए। रिवर्स और, ठीक है, लिख लीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करेंगे हम। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का पानी पीते हैं ना आप लोग, RO, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। पूरा नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, तुम भी सुन लो। RO का पूरा नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे जिससे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जा रही थी, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे थे। ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर हो रहा था। ठीक है, और आपने हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाया, जिससे कि इधर से आने वाला जो भाई इधर हायर कंसंट्रेटेड, इधर लोअर कंसंट्रेटेड, ऐसे सॉल्यूशन, बीच में SPM है, पानी ऐसे जा रहा था, सॉल्वेंट ऐसे जा रहा था, आपने इधर से प्रेशर लगाया, सॉल्वेंट इधर आ रहा था, इधर आपने प्रेशर लगाया, सॉल्वेंट का आना रुक गया। ये जो प्रेशर था इसको आपने नाप लिया, बोला ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि जस्ट स्टॉप किया है आपने। लेकिन यही प्रेशर आप बढ़ा दीजिए, तो अब क्या होगा, बढ़ा देने पर उल्टी दिशा में वाटर चलने लगेगा। मतलब जो वाटर इधर से इधर आ रहा था नेचुरली अपने आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, उसका उल्टा होने लग रहा है, इधर से इधर जाने लग रहा है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। डेफिनेशन लिखी हुई है आपके, मैंने नोट्स जो दिया है उसमें से डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर के में से पानी को निकाल लेना और सॉल्ट को हटा देना, ये जो पूरी प्रोसेस है ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। और वैसे आपके घर में RO लगा हुआ है तो आप जान रहे हैं कि आप समुद्र का पानी तो पी नहीं रहे होंगे, आप तो नॉर्मल पानी को भी फिल्टर कर रहे हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस यही है। अब देखिए सॉल्यूशन, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो जैसे हमने सॉल्यूशन की बात करी थी पहले, तो हम बोले थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो दो तरह का सॉल्यूशन था, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम दो सॉल्यूशन को आपस में रिलेट करें, दो सॉल्यूशन को आपस में रिलेट करें, तो क्या हो सकता है। तो जैसे दो चीजें होती, एक इंसान को अगर आपसे रिलेट करें तो क्या हो सकता है। तो तीन चीजें होती है। पहला, उस इंसान को आप पसंद नहीं करते, मतलब वो आपका दुश्मन है। दूसरा, उस इंसान को आप पसंद करते हैं, वो आपका दोस्त है। तीसरा, मैं ऐसे इंसान को लेकर आया जिसको आपने कभी देखा ही नहीं था, तो वो ना आपका दोस्त है ना दुश्मन है। ये तो कंडीशन 3 हुई ना। ऐसा ही कुछ ऑस्मोसिस में होता है। अगर दो सॉल्यूशन अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, A और B दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम है, तो दोनों एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक बोले जाएंगे, आइसोटोनिक। ठीक है, दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो दोनों एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक बोले जाएंगे। अगर A और B दो सॉल्यूशन हैं जिसमें A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से क्या है, कम है, A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से क्या है, कम है, A का ऑस्मोटिक प्रेशर B से कम है, तो A को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। A को बोला जाएगा हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू B और B को बोला जाएगा हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू A। मतलब दो व्यक्ति ले आए आप, एक कमजोर है
मजबूत है। तो एक ए और बी, ए क्या है कमजोर है, बी मजबूत है, लेकिन ये आप कमजोर मजबूत बोल कैसे रहे हैं? आपने दोनों को देखा और दोनों को देखने के बाद आपने अंदाजा लगाया कि ए और बी दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपने पहचाना, आंका, समझा। आपने ये देखा कि ए कमजोर है, बी मजबूत है, तो आप बोल रहे हैं कि ए कमजोर है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए इज वीकर देन बी एंड बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए। तो अगर दो चीजें लेकर आ रहा है और अगर एक जगह एक नाम हाइपोटोनिक आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसी जगह पर हाइपरटोनिक शब्द भी अराइज हो चुका है। और अगर आइसोटोनिक आया तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सेम है। तो पहलवान लाए दोनों बराबर है, मैच बार बार टाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं। 3 टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर आपको 2 सॉल्यूशन के बारे में जानना है, 2 अलग अलग दे दिया गया है और आपको ये पता करना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर, या कम है या बराबर है, तो एक तो पाई इक्वल टू ICRT फॉर्मूला है वो निकालिए। वरना अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो I1M1 और I2M2 बराबर है दोनों सॉल्यूशन के लिए, तो फिर वो आइसोटोनिक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, अगर कम आता है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। अगर ज़्यादा आता है तो वो दूसरे के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक होगा। जैसे मान लीजिए कि एक मछली है, फ्रेश वाटर की, रिवर की मछली है, उसको आप सी वाटर में डाल देते हैं। फ्रेश वाटर की मछली आप सी वाटर में डाल देते हैं। कभी हम मछली आप पकड़ के ले गए, लेकिन घर वालों ने बोला कि भाई हमें पसंद नहीं है, और तब तक आप मुंबई पहुंच गए थे। तो आपने क्या करा कि भाई मछली इधर उधर मर जाएगी, इससे अच्छा है कि इसको समुंदर में डाल देते हैं। पहले नदी में थी छोटी सी जगह में, अब समुंदर में डाल देते हैं, मस्त रहेगी। समुंदर में डालते ही समुंदर हाइपरटोनिक था, और समुंदर हाइपरटोनिक था रिवर के कंपैरिजन में। समुंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, मोलरिटी ज़्यादा थी। मछली डाला, मछली सूख गई, श्रिंक कर गई, पानी निकल गया सब उसमें से, फ्लूइड पानी निकल गया, सूख के काटा होके बाहर निकल गई, मतलब मर गई। आपको लगा कि लॉस किया आपने मछली पर निशान भी बनाया हुआ था एक, कि ये मेरी मछली है, मैंने इसको डाला है, बड़ी होगी तो मुझे आशीर्वाद देगी। 2 ही दिन बाद बाहर निकल के आशीर्वाद दे दिया उसने, मरी हुई थी। अब आपको मन में बेचैनी हुई, जबकि आप अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं कर रहे हैं इस मामले में। आपने सोचा कि क्यों ना एक समुंदर की मछली उठा के मैं रिवर में डाल दूं तो मेरे पाप धुल जाएंगे। चलिए ट्राई करिए। आपने समुंदर से एक मछली उठाई, अपने वापस आए आप अपने घर जहाँ नदी बह रही थी, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो बनारस हो, और चाहे वो हिमाचल हो, और चाहे वो उड़ीसा में तो समुंदर है ना, हाँ छोड़ो रहने दो, चाहे वो कलकत्ता हो। तो आप पहुँचे और समुंदर की मछली को डाल दिया किसमें, रिवर में। अब समुंदर हाइपरटोनिक था और रिवर हाइपोटोनिक है। अब मछली के अंदर पानी घुसने लगा, अब मछली बेचारी स्वेल करके मर गई। मतलब आपने यहाँ से वहाँ फेंका तो वो सूख के मर गई, अब वहाँ से यहाँ ले आए तो पानी पी पी के मर गई, वो बिन पानी के मर गई, ये पानी के मर गई। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि जहाँ जो रह रहा है उसको वहीं रहने दिया जाए। और ये श्रिंक और स्वेल का मतलब समझाना चाह रहे थे, इसलिए इस तरह की कहानी बना दी। अब बात करेंगे इस टॉपिक के, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, नाम है हेनरी लॉ की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये बर्कले एंड हार्टले मेथड से डिटरमाइन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाई बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड, देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, गलत हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन पे जाइएगा, बड़ा सही लगेगा आपको, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक देखिए तो उसमें CO2 डिजॉल्व होता है, कोल्ड ड्रिंक CO2 डिजॉल्व होता है। एक्वेटिक एनिमल्स अपना ब्रीदिंग कर पाते हैं, सांस वास ले पाते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, पानी के अंदर। एक्वेटिक प्लांट या एनिमल सबमर्ज जो होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट विच इट डिजॉल्व। गैस जिस प्रेशर पे डिजॉल्व हो रहा है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस की क्या? सॉल्युबिलिटी। अब इस पे हेनरी ले तो ये डेफिनेशन दी थी, लेकिन ये करेक्शन ऑफ डाल्टन है, ये डाल्टन का करेक्शन है, ये सारा कारनामा डाल्टन का है। हेनरी ने अपना काम किया था, हेनरी के ऑनर में इसको हेनरी कांस्टेंट बोल देते हैं, हेनरी कांस्टेंट इसको बोल देते हैं, कहीं लिखा नहीं है मैंने इसको, हाँ हेनरी कांस्टेंट कहीं लिख लीजिएगा कि हेनरी कांस्टेंट होता। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, जो वो गैस जो डिजॉल्व हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सी गैसें हैं लेकिन सारी गैसें डिजॉल्व भी नहीं हो रही है, या किसी एक पर्टिकुलर गैस के बारे में आप विचार कर रहे हैं, डिजॉल्व कई हुई हैं, तो वो उस समय उस गैस का पार्शियल प्रेशर लेना होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस गैस का मोल फ्रैक्शन है। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही नहीं निकालने आता है बच्चों को, यही बच्चों को नहीं निकालने आता है, और इसी पे एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इट हैज सेम यूनिट एज प्रेशर, क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, तो KH की जो यूनिट होगी वही प्रेशर की यूनिट होगी। डिफरेंट गैस हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH, अलग अलग गैसों के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। और एक और खास बात, अगर गैस सेम हो और सॉल्वेंट बदल दिया जाए तो भी KH की वैल्यू बदल जाती है। KH वैल्यू ऑफ गिवन गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट या डिफरेंट सॉल्वेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखिए कि KH जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। KH जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए पार्शियल प्रेशर तो गैस का लग रहा है, वो तो फिक्स हो गया। अब अगर ये बढ़ाना है तो ये घटाना होगा, और अगर ये घटेगा ये कम होगा, तो ये मतलब अगर ये बढ़ता है तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो इसके बराबर लाना है। तो KH जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, तो इसलिए KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है। टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है। तो ये कैसे यूज किया जाए, ये कैसे यूज किया जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे यूज किया जाए, इसको कैसे यूज किया जाए, इसके बारे में बात कर लें। तो यही चीज़ अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस पे हम करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए पहले। KH दिया हुआ है 10⁵ ATM N2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, एयर में N2 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.8, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस डिजॉल्व in 10 mole water at 298 Kelvin temperature and 5 atm pressure.
अब आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, आपको लग रहा है KH की वैल्यू दिया है, प्रेशर दिया है, अरे सर मोल फ्रैक्शन भी दे दिया, निकालना क्या है? आपको लग रहा है कि सब कुछ दिया हुआ है सर, में निकालना क्या है फिर हमको? तो मैं आपको समझाऊं कि ये जो प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ना, चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यह है इन सॉल्वेंट। ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल फ्रैक्शन गैस का है और वो कहाँ है? सॉल्वेंट के अंदर है। और ये क्या है जानते हैं? ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इस फॉर्मूले को पहचानिए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। केएस तो चलिए अपनी जगह पे दिया हुआ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इन सॉल्वेंट। और आपको क्या दिया हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। ठीक है, तो अगर आपको निकालना हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो आप बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस मिक्सचर, पूरा लिख देते हैं भाई, इससे इसका कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इनटू पी टोटल या टोटल प्रेशर। समझ गए? अब पार्शियल टोटल प्रेशर क्या है? 5 atm है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये है, ये दोनों सेम है और यही हमको निकालना है। तो ये हमारा आ गया, मान लो हमने ले लिया इसको P गैस, ऐसे ले लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कितना दिया है? 0.8 इंटू कितना? 5। ये आ गया 4 atm। अब आप इसको यहां पर ले आइए। 4 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, KH की वैल्यू तो आप यहां पर KH कितना है? 10⁵ है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाल रहे हैं वो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट है, लिक्विड है। इसको आपने यहां डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया? 4 इंटू 10⁻⁵ आया। क्या आया? 4 इंटू 10⁻⁵ क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इन लिक्विड। मिटाए इसको, मिटाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। वैसे तो क्वेश्चन जो है आपके मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, पूरा सॉल्व हुआ है, तो वैसे आप लिख तो रहे ही हैं साथ में। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वो कितना है? 4 इंटू 10⁻⁵ है। ये 10⁻⁵ इधर, ये ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर है? N2 अपॉन N2 प्लस वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल गैस 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 नहीं लेना है, यहाँ पे सॉल्वेंट का भी मोल आपको रखना है। सॉल्वेंट का भी मोल आपको रखना है। हाँ, मान लीजिए कि अगर वहाँ N2 गैस की जगह पर और भी कोई गैस डिजॉल्व हुई है और उसके बारे में आपको आइडिया है तो उसको भी आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। लेकिन ज़्यादातर आपको केवल 2 चीज़ों को ही करना होता है, एक गैस को और एक सॉल्वेंट को। तो अब आपने ये ले लिया, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू N2 प्लस 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10। भाई ये वाटर का मोल 10 है ना, इज इक्वल टू क्या लिखिए आपने? N2। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 4
इंटू 10⁻⁻⁴ ये इज इक्वल टू n(n2) -4 इंटू 10⁻⁻⁴ n2। ठीक है, ये आ जाएगा n(n2) 1 - 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 1 में से 4 इंटू 10⁻⁻⁴ घटा रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है? देखिए 1.0000 और आप माइनस क्या कर रहे हैं? 0004, ये माइनस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं। ये कितना आ रहा है? 9996। अब ये 0.9996 को आप क्या बोल सकते हैं? 1 ही तो बोल सकते, तो आप सीधे इसको 1 बोलिए। तो आ गया क्या? n(n2) इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। यही आपका आंसर है, यही आपसे शायद पूछा गया है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, घटा रहे, तो मैंने तो यहाँ तो समझाया आपको कि नेगलेक्ट करने के लिए आप यहीं पे कर सकते थे, इसको नेगलेक्ट और इन दोनों को बराबर कर देते। लेकिन अब मैंने आपको, मैं तो टीचर हूँ, मुझे समझाना है, तो मैंने समझाया आपको कि कैसे। अब हमारे जो इसके अंदर हेनरी लॉ में क्या आता है कि कुछ लिमिटेशन है कि कब हेनरी लॉ नहीं लगाना है, ये मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए लिमिटेशन की बात करें अगर कि क्या लिमिटेशन है इसकी, तो पहला कि प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दीजिए आप, इतना प्रेशर लगा दे कि गैस तो छोड़ो, जिस चीज़ से आप प्रेशर लगा रहे हैं वो सॉल्वेंट पे टच कर गया। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, मतलब टेम्परेचर कम रखना है, टेम्परेचर हाई रखेंगे तब तो गैस डिजॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन इतना भी कम मत कर दीजिए कि सॉल्वेंट फ्रीज हो जाए। गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ऐसा भी ना हो कि बहुत तगड़ा सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता हो, जैसे HCl है, तुरंत डिजॉल्व हो जाता है, हाईली सॉल्युबल होता है। गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन एसोसिएशन, अब जैसे गैस है HCl ही है, तो HCl क्या हो रहा है? H+Cl- में टूट जा रहा है। या अमोनिया है, वाटर के साथ NH4OH बना देता है, एनी काइंड ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी गैसें जो रिएक्ट कर जा रही हैं, डिसोसिएट कर जा रही है या एसोसिएट कर जा रही हैं, इस तरह की गैसों को हेनरी लॉ के लिए नहीं लिया जाता। अब जैसे मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें अमोनिया को लिया गया था, लेकिन कुछ अजीब टाइप से कर दिया था सर, अमोनिया को लिया भी गया था, अमोनिया को नहीं भी लिया गया था। वो बता रहा था, मुझे फ़ोन पे बता रहा था, अभी 4 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, अमोनिया का जैसे मान लो 1 मोल ले लो, 1 मोल में से 0.5 मोल अमोनिया NH4OH बना गया, अब बाकी अमोनिया नहीं बनाया। भाई 1 - अल्फा इज इक्वल टू NH4, मतलब वाटर से रिएक्ट किया, जैसे मान लो कि ऐसे हमने रिएक्ट करा दिया, अमोनिया प्लस वाटर, और ये हमने NH4OH बना दिया, और यहाँ बोल दिया 1 - 0.5, और ये कितना हो गया? 0.5 हो गया, तो वाटर तो एक्सेस में। तो ये अब ये बोला कि सर अमोनिया डिजॉल्व हुआ और अमोनिया का कुछ मोल लिया गया, कुछ मोल नहीं लिया गया। तो देखिए जितना रिएक्ट कर गया उतना हेनरी लॉ में अप्लाई नहीं होगा। जो रिएक्ट नहीं किया, जैसे 0.5 मोल इसका रिएक्ट नहीं किया, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया में 0.5 मोल लेंगे, ना कि आपने जितना डिजॉल्व किया था उतना ले लेंगे। लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन जब हम जे एडवांस की बात करेंगे तब कर लेंगे, अभी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। सीखते हुए इसको तुरंत इतना ज़्यादा लेवल पे ले जाना अभी ज़रूरी नहीं है। इतना जानते रहिए कि जो रिएक्ट करेगा उस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, जो डिसोसिएट करेगा, एसोसिएट करेगा, उस पर लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और गैस की बात हो रही है, बात गैस की हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, अगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 का डिजॉल्व होना
हेनरी लॉ का एप्लीकेशन ही है। या एक्वेटिक एनिमल, यहाँ पे एक बात लिखी कि एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो डिजॉल्व गैसें है वो टेम्परेचर बढ़ने पर उड़ जाएंगे। अब डिजॉल्व गैसों में ऑक्सीजन भी तो है, और ऑक्सीजन उड़ गया तो फिर वो बेचारे सांस कैसे लेंगे? तो इसलिए वो चाहते हैं कि ठंडे पानी में रहे, ताकि पानी उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहे, आसानी से रहे। ठीक है, तो चैप्टर को यहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक मन में पॉइंट आ रहा है कि इमिसिबल जो लिक्विड होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दें। अब देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमिसिबल लिक्विड की। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं हो। अब ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं है तो हम तो जानते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, PA प्लस PB है। अब PA इज इक्वल टू P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, लेकिन जब दोनों लिक्विड मिक्स ही नहीं हुए तो फिर A का मोल फ्रैक्शन B के मोल फ्रैक्शन की बात कहाँ से है? A अलग है, B अलग है, तो A का मोल फ्रैक्शन 1 है, क्योंकि B उसमें है ही नहीं ना। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, क्योंकि B तो उसमें है ही नहीं। और वैसे ही B की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैसे लाएंगे जब मिक्स ही नहीं हुआ? तो PA जो हो गया वो P0 A हो गया, और PB जो हो गया वो P0 B हो गया। तो जो टोटल प्रेशर हो गया वो P0 A प्लस P0 B हो गया। अब जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था कि PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT अपॉन V, वो पार्शियल प्रेशर की जगह पर अब हमने पार्शियल प्रेशर की जगह पर क्या रख दिया? P0 A रख दिया सीधे। तो P0 A इज इक्वल टू NA RT अपॉन V, और P0 B इज इक्वल टू NB RT अपॉन V। अब P0 A P0 B को अगर डिवाइड कर दिया तो VRT कैंसिल हो गया, पर क्या बचा है? NA अपॉन NB। तो अब NA अपॉन NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ A अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ A, और यहाँ वेट ऑफ B मॉलिकुलर वेट ऑफ B, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछ देता है, रेयर केस है। लेकिन अब जो मैंने क्या बोला कि भाई एक टीचर जो जानता है वो सब पढ़ा देना चाहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दे। अच्छा, सिंस टोटल वेपर प्रेशर इज हायर, अब क्या हुआ कि भाई टोटल वेपर प्रेशर तो P0 A P0 B हो गया ना। P0 A P0 B सीधे वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर ही जोड़ता है। जबकि टोटल वेपर प्रेशर क्या था? टोटल वेपर प्रेशर हमेशा हम बोलते थे कि P0 A P0 B के बीच में होगा, लेकिन आज क्या हो रहा है कि दोनों का जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो हो रहा है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर, दैट इज immiscible liquid mixture will boil at a temperature which is lower than boiling point of individual component। मतलब A का और B का बॉइलिंग पॉइंट, मान लो A का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, B का बॉइलिंग पॉइंट 120 सेल्सियस है, तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, इससे भी कम है, लोअर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट, और भी कम होगा, मतलब कम वाले से कम होगा। 100 और 120 में 100 से कम होगा वो। तो ये इमिसिबल लिक्विड है। तो इस तरीके से हमने आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया। अब अगले शेड्यूल देखेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।